नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, हमारा जो मुल्क है ये बहुत अलग और अनोखा देश है। इस देश में मेडिकल कॉलेज बंद होने पे तालियां बजाई जाती हैं और मंदिर में यहाँ प्रधानमंत्री डमरू बजाते हैं। पिछले 10-12 दिन से देश में ट्रंप छाए हुए थे और ट्रंप का जो विवाद था, इसका जो अंत है वो ये हुआ कि सनातन धर्म के रक्षकों ने एक और हवन किया। ट्रंप गद्दार है और ट्रंप की इच्छरी उन्होंने हवन के साथ कर दी। इसके साथ ही देश को ये भी पता चला कि मंदिर ढहाए गए और युवाओं का खून जो है उसमें उबाल लाना होगा, ये डोभाल साहब ने कहा। और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे काम छोड़ के 150 करोड़ लोगों के इस देश में यहाँ के प्रधानमंत्री इतने खाली हैं कि डमरू बजाते घूम रहे हैं। और इतना ही नहीं, उनको ये भी पता लग गया है कि मंदिर पुनर्निर्माण को रोकने वाली जो ताकतें हैं वो आज भी सक्रिय हैं। इस अद्भुत खोज के लिए पूरा देश उनका कृतज्ञ है, उनका ऋणी है। और 10 साल भारत प्रदेश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह ना कभी किसी मंदिर में गए, ना गुरुद्वारे में गए, ना डमरू बजाया, ना शंख बजाया और इस देश को थामे रखा। लेकिन जो डमरू बजा रहे हैं उनके देश में हालत क्या है, उस देश की क्या हालत है, ये आपसे कोई छिपी हुई नहीं है। और एक चीज़ और आ रही है इसी डमरू बजाने वाले देश में, मध्य प्रदेश में, भोपाल में बीफ वहाँ से एक्सपोर्ट हुआ और निगम ने उनको भैंसे बता दिया, लेकिन जो एक्सपोर्टर है उसकी जानकारी ने पोल खोल दी। ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यही हमारा देश है, यही डमरू बज रहा है। त्यागी जी, मनमोहन सिंह जी को आज अगर वो होते तो उस बात का मलाल होता कि उनको डमरू बजाना नहीं आया, लेकिन उनको देश चलाना आता था। ये लोग डमरू बजा के मेडिकल कॉलेज बंद करवा के मैं उमर अब्दुल्ला का बयान सुन रहा था सर, वो बोले कि कैसा देश है हमारा जब मेडिकल कॉलेज पे बंद होने पे खुशियां मनाई जा रही हैं। कोई और देश होता तो बोला दुख में डूब जाते लोग कि मेडिकल कॉलेज बंद हो रहा है। यहाँ मेडिकल कॉलेज बंद होने पर खुशी मना रहे हैं। और अब देखिए कि 10 साल से सनातन धर्म की सबसे बड़ी रक्षक सरकार है और उसमें मंदिर पुनर्निर्माण को रोकने वाली ताकतें सक्रिय हैं और प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे डमरू बजाने के अलावा। क्या संकेत हैं ये भारत की राजनीति में? देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तो इकोनॉमिस्ट, पर उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी जो उनके स्वभाव के विपरीत थी। वो ऐसा कड़वा बोलते नहीं थे और चूंकि अंग्रेजी में उन्होंने वो लाइन कही थी तो उसका उतनी उसमें आक्रामकता थी नहीं, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा था। तो उन्होंने कहा था कि जब किसी ने पूछा पत्रकार ने उनसे कि नरेंद्र मोदी तो के बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये देश के लिए मतलब नेशनल डिजास्टर होंगे, डिजास्टर विनाशकारी सिद्ध होंगे। मतलब मनमोहन सिंह ये कहें कि अगले 10 साल में ये जीडीपी इतनी हो जाएगी, बात समझ में आती है। लेकिन अगर वो कहें कि ये डिजास्टर होगा ये आदमी, तो इसका मतलब उन्होंने चीज़ें देखी होंगी, महसूस क्या होगा। और उन्होंने जब वो प्रधानमंत्री थे शायद गुजरात का जो डेवलपमेंट का मॉडल था उसको भी कहीं बारीकी से समझा होगा कि ये आदमी कहाँ जा रहा है। अब कोई गुजरात मॉडल की बात जिक्र ही नहीं है। अब तो गुजरात कहीं भी है ही नहीं। गुजरात तो लगता है जैसे बहुत पिछड़े हुए प्रांतों में। और जब तक ये थे तो तब मेरे 6 करोड़ गुजरातवासी, मेरे 6 करोड़ गुजरातवासी। आज पता ही नहीं चलता गुजरात का चीफ मिनिस्टर कौन है, या गुजरात ने जो 2014 तक जितना इतना विकास कर लिया था 12 वर्षों में, अब उसकी विकास की क्या स्थिति है उस पर प्रधानमंत्री भी नहीं बोलते। तो ये अब जो है ना, अभी जैसे डमरू बजाया तो अब क्या, अब आगे शायद ये ढबली बजाएंगे। वो तो उन्हीं बजा रखे जी देश की। हाँ। तो वो एक गाना है ना, फिल्म में आता था कि ढपली वाले ढपली बजा, मेरे घुंघरू, कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ जनता को चाहिए, अब डमरू चाहिए। सारी दुनिया के जितने भी ताकतवर मुल्क थे या जो वैसे मुल्क थे, वो अब सही में पहली बार भारत की ओर देख रहे थे कि ये जो अपने आप में बड़ा डींगे मारने वाला देश है ना, विश्वगुरु बनने के लिए जो लालायित है,
वो इन मुद्दों पे क्या जवाब देगा, है ना। आपने इजराइल के मुद्दे पे नहीं बोला, फिलिस्तीन पे नहीं बोला, वेनेजुएला पे नहीं बोला, और न चीन बेइज्जती करता है, ना उस पर बोलता है, और बार बार 100 से ज़्यादा बार ट्रंप ने जलील कर दिया, ना उस पर बोलता है। प्रधानमंत्री का बार बार अपमान हो रहा है, ना उस पर बोलता है। और हमने शायद पहले भी ये कहा था कि ये अपनी सुविधा अनुसार बोल लेंगे जब बोल लेंगे। तो बीच में 1-1.5 महीने का लगातार मौन चल रहा था और दुनिया देख रही थी कि भारत का क्या स्टैंड। तो भारत का कोई स्टैंड था ही नहीं। एक लुंज-पुंज सा देश खड़ा था जिसकी बात के कोई मायने ही नहीं रहे आज की तारीख में। आकार पटेल एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, कॉलम लिखते हैं वो, उन्होंने कहा कि आज भारत का कोई दोस्त ही नहीं है, अलग थलग सा। और जो लोग अभी न्यूट्रल से हैं ना, वो भी धीरे धीरे वो नेगेटिव में जाने वाले हैं। तो वो उन्होंने भारत की चीन से तुलना की थी कि एक ज़माने में 90 के दशक तक चीन और हम साथ साथ चल रहे थे लगभग, और आज स्थिति ये है कि हम कहीं स्टैंड नहीं करते। और हमारा मुकाबला तो चीन छोड़ी बड़ी चीज़ है, अब बांग्लादेश और पाकिस्तान से होने लगा। अब कितनी आप बातें कर लो, आर्थिक मोर्चे पे भारत पिट रहा है, विश्व जो हमारी विदेश नीति उसके मामले पे तो कतई कंगाल हो चुका है, कोई दिशाहीन मतलब हो चुके हैं पूरी तरीके से, हमें पता ही नहीं हम चाह क्या रहे हैं और हमने करना क्या है। तो ऐसे माहौल में जब आप दिशाहीन हो, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो नेता उस समय ये देखता है कि जनता की कमजोरी क्या है, दुखती रख क्या है, तो धर्म है। तो जैसे ही उनको मौका मिला, वो सोमनाथ के जरिए या अतीत में कहीं भी जाके उन्होंने अपने, वो ढूंढते रहते हैं, पूरे एक थिंक टैंक है, जैसे वो विवेकानंद ट्रस्ट टाइप कुछ बना रखा है इन्होंने। वहाँ के जो लोग बैठते हैं वहाँ यही देखते हैं वहाँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो भारत के आम हिंदू को उत्तेजित कर सकती है और उनका कैसे हम राजनीतिक लाभ उठाएंगे। तो जैसे इनको बताया गया, साहब इन सारी चीज़ों का हल ये है, डमरू है। तो डमरू तो अजीब सा भेष बना के वो बाबाओं वाला, मतलब इतना, अब गंदा शब्द कहूँगा तो सनातनी फिर शायद नाराज हो जाएंगे, मतलब उसमें आदमी बहरूपी ऐसा लगता है, मदारी टाइप, और आके अपने बजा रहे हैं डमरू, रोड शो में भी बजा रहा है। हाँ, और सारा देश देख रहा है। तो वो ढोल बजाना, ये करना, ये सारे सब करते रहते हैं प्रपंच। अब लोग ये कहेंगे साहब ये तो श्रीमती इंदिरा गांधी भी करती थी, वो भी जिस प्रांत में जाती थी वहाँ का जो सांस्कृतिक ताना बाना था, जो वहाँ की ड्रेसेस थी, वो भी कर लेती थी इस तरीके से। लेकिन भाई आप तो उसके विरोध रहे हो ना, कांग्रेसी संस्कृति के विरोधी रहे हो, इंदिरा गांधी को आपने पसंद नहीं किया। तो कहीं मतलब उनको ये चाहिए, ये जो तमाशा करने में वो माहिर है, तो तमाशा उन्होंने कर दिया। अब इस पर चर्चा चलती रहेगी 2-3 दिन, जब से कल से ये ड्रामा हुआ है तो यही चल रहा है। तो कहीं भी एक जो आशा की जाती थी, जैसे अमित शाह ने एक बार कहा था कि दुनिया में अब कोई भी बड़ा निर्णय मोदी जी से बिना पूछे नहीं लिया जाता। पूरी दुनिया मतलब, हाँ, भारत विश्व गुरु है ना जी। हाँ नहीं, हमें यही बताया गया था पिछले साल तक, हम यही सुन रहे थे कि उन्होंने वो युद्ध रुकवाने की हैसियत रखते हैं और पूरे विश्व के नेता जो हैं वो उनकी ओर निहारते हैं कि इस समय मोदी जी क्या कहेंगे, चाहे वो UN सिक्योरिटी काउंसिल हो या जितने भी वैश्विक मंच हैं, उन पे नरेंद्र मोदी जी के आने की प्रतीक्षा रहती है। और ये एक तरीके से सिद्ध कर दिया था कि चाहे वो पुतिन हो, शी हो या ट्रंप हो, मतलब वो भी हेल्पलेस हैं। वो जब वो उनका दिमाग काम करना बंद हो जाता है तब वो फ़ोन मिलाते हैं कि हमें नरेंद्र भाई अब बताइए अब क्या है। तो वो जो स्थिति बनाई थी, आज आप उसकी तुलना करके देख लो। सिवाय घोर समर्थक अंधभक्तों को छोड़ के पूरा देश इस समय जो है वो जानता उनका सच क्या है। और अब उनकी इन हरकतों पर लोग हंसते हैं सिर्फ, खींचते हैं या कूदते होंगे और क्या करता होगा। हाँ, मतलब और अब जो ये आप बता रहे हो कि अब उन्होंने ट्रंप के विरोध में हवन ओवन चल रहा है कि कह रही ट्रंप गद्दार है करके पोस्टर। तो एक वो आचार्य प्रमोद कृष्णम थे, उनका भी आ रहा है वीडियो में, बार बार दिखाते हैं कि एक्चुअल में ट्रंप सनातन के प्रेमी हैं और सनातन के प्रति उनके मन में बहुत श्रद्धा, और ये श्रद्धा नरेंद्र मोदी ने पैदा की है। और एक साथ में एक और आ रहा बाबा कि मैंने बगुला मुखी मंत्र की जाप किया था ट्रंप के लिए, तो उसके प्रभाव से ट्रंप प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति बन गए। तो जब तक ट्रंप इनको लग रहा था कि ट्रंप हमारी लड़ाई लड़ेंगे और वो सनातनी हो गए, उस समय तो इनका बस चलता था, उनके भी तिलक लगा देते, आरती वारती कर देते। लेकिन वो ठहरा पागल आदमी, वो तो इनसे बड़ा व्यापारी, वो कहता दुनिया मेरे से बड़ा कोई व्यापारी नहीं है, और डील मेकर है तगड़ा।
कहते हैं महाभियोग लाने की तैयारी है उसके खिलाफ भी। हाँ, 5 वोटों की जरूरत है। अब एक माहौल बनाया जा रहा है। अब पता है, ये एक नई राजनीति शुरू हो गई है। उनको ये लगने लगा है, सरकार में बैठे लोगों को और जो समर्थक हैं, कि कोई बड़ा एक्सपोजर होने वाला है ट्रंप की तरफ से। तो उसके लिए पहले से ही माहौल बना दो कि ट्रंप तो जो गद्दार है और दुश्मन है भारत का। और तो अब ये उल्टे, अब चूंकि हवन का प्रभाव बहुत होता है ये मंत्रों का, तो उन मंत्रों को वापस लेके अब इस तरह के मंत्र होंगे और ऐसा माहौल बना दिया जाएगा कि ट्रंप जो भी चीज़ें उजागर करेगा या जब भी इनको और जलील करेगा भविष्य में, तो ये कहेंगे जी ये वजह थी। पता नहीं मंत्रों से असल वजह ये थी। शोध क्यों नहीं होते सर मंत्रों से? ये जो सैनिक बेचारे हमारे शहीद हो जाते हैं, इनको दोबारा क्यों नहीं जिंदा किया जा सकता? मंत्रों से दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में से एक हमारे यहाँ क्यों नहीं बनाई जा सकती? ऐसे क्या मतलब ये डमरू, ये इससे मतलब कोई सार्थक काम क्यों नहीं हो पाते इनसे? ये तो हमने प्रवीण जी कई बार चर्चा की है कि जब आदमी पे भविष्य की दृष्टि नहीं होती ना, कुछ सपने नहीं होते, कुछ बड़ा करने के लिए नहीं होता, तो वो जुल फजूल हरकतें करता है, उल जलूल इस तरह की जैसे ये कर रहे हैं। इनके ये दिशाहीन लोग, इनको पता ही नहीं हमने जाना कहाँ है। ठीक है, अब इनको वो नेहरू सीधे मिल जाते हैं निशाने पर लगाने के लिए, तो वो थोड़े दिनों बहस चलती रहती हैं और उसके बाद में अपने कुछ मौन रहते हैं। उसके बाद में फिर से नेहरू कोई ना कोई मसला दे देता। अब सोमनाथ आ गया तो सोमनाथ के साथ भी आप नेहरू को जोड़ के दे सकते हैं। तो इन्होंने केवल लफाजी में लोगों को, आम लोगों को व्यस्त रखना, करना धरना कुछ नहीं है। और हम बहुत बार बात हुई, विज्ञान विरोधी इनकी सोच है, विज्ञान से तो इनको नफरत है। और जो इनके हिसाब से जो विज्ञान है, जो इनका अपना विज्ञान है, जो पौराणिक विज्ञान के किस्से हैं, वो उनको ये सत्य मानते हैं। जब भी कोई पश्चिम या कोई भी देश ही बड़ी उपलब्धि ला के देगा तो ये कह देंगे हमारे यहाँ तो सारी चीज़ें पहले से एग्जिस्ट करती हैं। अब ये देखिए, ईरान जैसा छोटा सा मुल्क जो लगातार डिस्टर्ब्ड है करीब 40-50 साल से, उसके डॉक्टर्स ने कैंसर के लिए एक ऐसी दवाई की खोज की है जो ऑलमोस्ट सफल है। वहाँ विज्ञान का काम हो रहा है। इस्लामिक राष्ट्रों में लोग आगे बढ़ रहे हैं और इनको ये नहीं पता कि एक दौर जो है गोल्डन पीरियड कहलाता था इस्लाम का, जब उन्होंने स्पेन तक अपना कब्जा कर लिया था। उस समय में वैज्ञानिक शोध सबसे ज़्यादा इस्लामिक उसमें होते थे। तो वहाँ से भी प्रेरणा नहीं लेते। हर क्षेत्र में लगातार भारत नीचे की ओर जा रहा है, लगातार भारत नीचे की ओर जा रहा है। और वहाँ का प्रधानमंत्री जो है वो स्वप्नदर्शी है, बस बातें करवा लो आप सारी की सारी। दुर्भाग्य यह है कि मानने वाले लोगों की संख्या। क्या फ्यूचर देखते हो सर भारत का? क्या फ्यूचर देखते हो? भारत का फ्यूचर तो बहुत अच्छा होना चाहिए था, लेकिन अब तो बिल्कुल अंधकार में है पूरी तरीके से, है ना। अब तो हमें भारत के भविष्य के बारे में सिर्फ ये बात करनी चाहिए, भारत की छोड़ के, पश्चिम बंगाल में भाजपा क्या करने जा रही है। पश्चिम बंगाल में भाजपा क्या करेगी सर? पश्चिम बंगाल में तो इनको, अगर इनके पास अमित शाह है तो वहाँ ममता बनर्जी है, वो उन्होंने एक्सपोज ही कर दिया। इनका एकमात्र कार्यक्रम सिर्फ यही है, चुनाव जीतना, और पूरी पार्टी को इन्होंने उसी मशीन में। अब ये देखिए ममता ने इनके साथ क्या किया सर पश्चिम बंगाल में, तो इनको तो फिर भी शर्म नहीं आ रही। अगली कह रही है शुभेंदु अधिकारी ने तो पैसा दिया, मेरे पास सबूत है, मैं रख दूंगी सामने। हाँ, उसने कहा है कि मेरे पास पेन ड्राइव है, है ना। तो इनका असल में इलाज भी ममता जैसी ही महिला हो सकती है। और अब बड़ा रोचक होकर देखना, तो ये जो सारी चीज़ें की जा रही है ना, आप इनको आप बहुआयामी प्रभाव होते हैं इन चीज़ों के। इस चीज़ को जो अभी हिंदू का जो नया चोला पहना है, डमरू बजाया है, इसका प्रभाव को आपको पश्चिमी बंगाल में भी रणनीति का हिस्सा है ये। वहाँ भी पूरी कोशिश है कि 29-30% वहाँ मुसलमान है, को वहाँ एक अच्छा पोलराइजेशन का आधार बनता, तो उसके लिए भी ये प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी एक तीर से कई निशाने करते हैं। एक तीर से ये देश को आगे ले जाना काम करें सर। इन्हें देश की चिंता ही नहीं है। असंतुष्ट आत्माओं का देश है, गडकरी जी कहते हैं देश के बारे में। और देखो, पता नहीं लोग क्यों नहीं समझ पा रहे कि वो सिद्ध कर चुके हैं कि वो साधारण इंसान नहीं है। उनके शब्दों को लोग अगर ध्यान से देखें तो उन्होंने कहा कि मैं कन्विंस हो चुका हूं कि मुझे ईश्वर ने भेजा है ना। तो अब इतना विश्वास जहां है कि आदमी को कि मैं साधारण प्रोसेस से नहीं आया बायोलॉजिकली, बाकी तो ठेके पे बनाए गए। हाँ,
लेकिन देखिए, ईश्वर ही भेजता सबको। हमारे इसी इनके और हमारा जो सनातन धर्म है उसमें ये भी है कि इस धरा पे दुष्टों को भी ईश्वर ही भेजता है। अगर उसने रावण भेजे तो रावण भी उनके भेजे हुए, वो अपने आप थोड़ी आ जाते हैं। ठीक बात है जी, है ना। तो दुष्ट भी आते हैं, लेकिन ये जो दुष्ट हैं वो बेचारे बचे फिर रहे हैं। कल वो प्रदर्शन हो रहा था सर ममता बनर्जी के खिलाफ, शुभेंदु अधिकारी और इनका तो उसमें जो रिपब्लिक टीवी है इनका, वो उसका जो पत्रकार है वो एज ए प्रदर्शनकारी शामिल हो रहा था उसमें। मतलब आप उसकी अगर कवरेज देखोगे तो लगे वो उसका, इनको मतलब देश की मीडिया को इन्होंने इतना गिरा दिया जी कि उसका खुद का उठ पाना बहुत मुश्किल है। देखो धर्मेंद्र जी, एक बिल्कुल सैद्धांतिक बात बताऊं आपको अब आप कि आप देखिए लोगों का स्वाभिमान जब तक नहीं मारोगे ना, तब तक आप उन्हें गुलाम नहीं बना सकते। गुलामी की पहली शर्त है कि उनके स्वाभिमान को पूरी तरह से नष्ट करो। अब यही मीडिया है जी, देख लो कोयला घोटाला, फलाना घोटाला, रामदेव अन्ना, कितना आंदोलन कवर किया इन्होंने कांग्रेस सरकार के दौरान, और उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया जी इनका। और अब ये करके दिखाओ कोई एक घोटाला भी। अब ये जवाब दें। देखिए, पंकज मोदी जो नरेंद्र मोदी के छोटे भाई हैं, उन पर आरोप लगाया। कांग्रेस के प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने लगाया आरोप कि उनको वो तीसरी श्रेणी में क्लर्क भर्ती हुए थे और सारे कायदे कानून तोड़ के उनको ए ग्रेड दिया गया। और अब उनको एक कंपनी बनाई गई है सरदार पटेल के जो 150 वर्ष मनाने का कार्यक्रम होना, उसकी सारी जिम्मेवारी प्रचार प्रसार की पंकज मोदी को, उनके भाई को, हाँ भाई को दी है। वो उस कमेटी के हेड हैं। तो जो टैबलो कोई चीज़ बनती है, झांकियाँ हो के इस तरह की, तो 5 कंपनियां उसमें आमंत्रित की गई। आमंत्रित नहीं की गई, उनको कहा कि समय की कमी है इसलिए हम इन 5 को अपॉइंट कर रहे हैं। और वो पाँचों की पाँचों कंपनियां नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी को रिपोर्ट करेंगी सारी की सारी। और नरेंद्र मोदी के भाई को 10,000 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे उनकी सेवा के लिए, और तमाम सुविधाएं भी सारी की सारी रहेंगी। इतना बड़ा, अब भाई अगर इतना सा भी दाग लग जाए नॉन बायोलॉजिकल पर तो बड़ी चीज़ है। हालांकि 10,000 कोई मायने नहीं रखते। बहुत छोटी सी घटना थी जब किसी धोबी ने यह कहा था कि सीता जी पवित्र नहीं हो सकती और उनको होना चाहिए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी सच पता था, बावजूद इसके उन्होंने जानते सारी चीज़ों के सीता जी को हटाया वहाँ से। अग्नि परीक्षा भी ली, उनके सारे दोबारा से कष्ट झेलने पड़े। तो ऐसे गैर जैविक व्यक्ति पे, अवतार पे, ईश्वर पे, परमपिता परमेश्वर का रूप है, उन पे उंगली उठी है कि उनके ड्यूरेशन में जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उनका भाई लगातार ऊपर जाता रहा, तरक्की करता रहा, और अब ये उनको ओबलाइज किया जाए 10,000 रुपये पर डे दे के। इतना बड़ा मामला आया, कहीं ना तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस पर बोल रहा, और मजे की बात यह है कि विपक्ष भी चुप है। भाई आपको एक मौका मिला है, या तो वो शक्ति सिंह गोहिल पे मुकदमा दायर करें डेफेमेशन का और बताएं कि सारी चीजें गलत हैं, तो ये ना तो खंडन करते हैं और बिल्कुल पैर जमा के खड़े हो जाते हैं कि भैया हम तो करा है और तुमसे जो बिगड़ तो बिगाड़ लो और आगे भी करेंगे। इस वाली स्थिति में है। ये कोई छोटी घटना नहीं है नरेंद्र मोदी के सगे भाई पर उंगली उठना कि उनके कार्यकाल में इस तरीके से उनको लाभान्वित किया गया, और ऐसी बहुत सारी घटनाएं होंगी। तो दुर्भाग्य ये है कि जिन्होंने विरोध करना वो भी शांत हैं। तो मैं तो सुब्रमण्यम स्वामी को बहुत गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन कई बार वो बात ऐसी कह देते हैं, अच्छी लगती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच समझौता हो रहा है। अच्छा जी, सुब्रमण्यम स्वामी हाँ, कि तुम मुझे मत मिटाना, मैं तुम्हें नहीं मिटाऊंगा। कहाँ से लाते हैं ऐसी बात? पता नहीं कहाँ से लाते हैं। ये तो हमने भी कई बार उसमें कहा था, कई बार वैसे निकल आई थी जब हमने कहा था कि मुझे तो ये लगता है सबसे बड़ा स्लीपर सेल कहीं राहुल गांधी तो नहीं कांग्रेस में। सबको नचाए जाओ। लेकिन आप ये बात तो पहले भी कई बार कह चुके हो कि नरेंद्र मोदी ने ही राहुल गांधी को मतलब अभी तक जिंदा रखे हुए हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर राहुल गांधी को हटा दो कांग्रेस में, नरेंद्र मोदी कोसेंगे किसको? भाई जिसका जिक्र होता है वही तो जिंदा रहता है राजनीति में। अगर आप उसके बारे में नरेंद्र मोदी सत्ता से हटेंगे जी, विकल्प क्या है उनका? विकल्प केवल राहुल गांधी है। इसीलिए अब बीच में ये अमित शाह को थोड़ा ऊपर करने की कोशिश की गई है कि अमित शाह ठीक है, गृह मंत्री सारी चीजें, लेकिन लीडर तो राहुल गांधी है भाई। लीडर आज तक अमित शाह नहीं बन पाया, कोई नहीं बन पाएगा।
और मान लिया आप महंत योगी आदित्यनाथ का जिक्र करेंगे तो उत्तर प्रदेश के नेता हैं। देश के नेता तो नहीं है, देश के नेता नहीं, देश का नेता तो दो ही हैं जी आज के टाइम पे। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। ममता बनर्जी में संभावनाएं थी, वो बंगाल तक रहेगी, नीतीश कुमार खत्म हो गए। वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये गैर गंभीर व्यक्ति है सुब्रमण्यम स्वामी, लेकिन ये बात जो कही है, बात तो बड़ी पते की बात है कि हो सकता है दोनों के बीच में एक समझौता हो ही रहा हो कि ठीक तो अपने स्वाते स्वाते चलते रहो, होता रहेगा काम। और वैसे सर एक वैसे अगर सवाल ये करें अपन जी कि देश में मंदिर पुनर्निर्माण रोकने वाली ताकतें सक्रिय हैं, तो क्या 10 साल में ये उन ताकतों को भी खत्म नहीं कर पाएगा? ये खत्म नहीं करें, हाल तो ताकतें वो है नहीं, वो काल्पनिक ताकतें हैं। मतलब कौन रोक रहा है इन मंदिर बनाने से? अदृश्य ताकतें हर घर में बना लो, कहीं कौन रोक भाई रहा है? आप ये देखो 800 साल के मुगलिया राज में, जो मुगलों का राज था, तब मंदिर बनते रहे लगातार, बनते रहे जी। औरंगजेब मंदिरों के लिए दान देता था। अगर वो चाहते, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, अकबर जितने थे, क्या इनके लिए भारत को मंदिर विहीन करना कोई बड़ा काम था क्या? आराम से कर सकते। अगर अपनी पे आ जाते है, या जैसे नादिर शाह, चंगेज खान जैसे लोग यहीं ठहर जाते, ये उनका मकसद ही होता, तो वो कभी का खत्म कर देते। और सोमनाथ को तो अगर लूटा गया सर, वो हमारी कमजोरी थी। तो हजारों साल के मुस्लिम शासन और ब्रिटिश शासन के बाद भी अगर इस देश में हिंदू 80% है और शान के साथ अपनी पूजा पद्धति को अपना रहा है, अपने धर्म को जिंदा रखे हुए है, और सनातन धर्म का जो सनातन होने का स्वभाव है उसको बनाए हुए है, तो मुझे तो कहीं नहीं लगता कोई खतरा है। खतरा एक्चुअल में वही 2014 के बाद है, जब से नरेंद्र मोदी हैं, और सच में खतरे में है। ये बता दूं मैं आपको, हिंदू धर्म को जो इन्होंने उपहास का पात्र बना दिया, मजाक बना दिया, ये खतरा ही तो है। जो सनातन धर्म है, जिसको आपने पूरे पाखंड को उसके जिंदा कर दिया, इस पाखंड के खिलाफ दुनिया भर के लोग बाहर आए, जितने इसी को खत्म करने के लिए स्वामी दयानंद जी का पूरी एक परंपरा है। और अब आप ये देखिए, वो पूरा का पूरा आर्य समाज उस इन्हीं के पाखंड में दोबारा घुस गया जी। इन्हीं के पाखंड को दूर करने के लिए नानक कबीर आए थे, बुद्ध आए थे, महावीर आए थे, पूरी परंपरा है जो इसको करना चाह रही थी। तो ये उसको वहीं ले जाके छोड़ेंगे। इनको चाहिए सती प्रथा, इनको चाहिए बाल विवाह, इनको चाहिए हिंदू ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। मतलब इनका सारा एजेंडा वो है, जिस एजेंडे के खिलाफ पूरा भक्ति आंदोलन खड़ा हुआ, जिसके बाद इतने महापुरुष पैदा हुए, उन सबको बिल्कुल खारिज करते हुए अपनी जो मूर्खतापूर्ण बातें हैं उनको करना है। ज्ञान विज्ञान की तो बातों से इनको बिल्कुल परहेज है जी, बिल्कुल परहेज। आप ये देखो, हमारा हरियाणा छोटा सा प्रांत है, और ये मैं आपको पंजाब की, जब यहाँ दयानंद सरस्वती के प्रभाव शुरू हुआ और उनकी गतिविधियाँ बढ़ी और बहुत लोगों ने आर्य समाज को अपनाया, तो सबसे बड़ी जो विरोध कहाँ से हुआ, वो झज्जर से हुआ था। झज्जर से। और आप एक चीज़ देखिए सर कि सनातन और आर्य समाज, इनके बीच में डिबेट होती थी, बिल्कुल डिबेट होती थी, और आर्य समाज सनातन को हराता था। ऐसी बहुत सारी मतलब डिबेट का और वो जो धारा थी राजनीति की, उसको उसके साथ उसका अनुयायी तो आरएसएस ही था। पंडित श्री राम शर्मा के जो भाई थे, जो कांग्रेस के नेता थे, दीन दयालु जी, उन्होंने सनातन धर्म सभा बनाई, और लोग बहुत कम जानते हैं कि उन्हीं के पुत्र पंडित मौलीचंद्र शर्मा भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे। हरियाणा को ये गौरव सौभाग्य प्राप्त है। और उन्होंने ही पटेल और उनके गोलवलकर के बीच में बातचीत कराई थी कि आरएसएस से प्रतिबंध हटो। अच्छा, ये भी हमारे हरियाणा के थे, पंडित मौलीचंद्र शर्मा। हाँ, झज्जर के थे। तो मतलब आप देख लो ना कि एक तरफ सुधारवादी आंदोलन आ रहा है और लोग उसको अपना रहे हैं, और इधर से एक धारा एकदम खड़ी हुई कि हमने इसको चलने नहीं देना। क्योंकि दयानंद की सोच भी आप वैज्ञानिक मानो उस हिसाब से, हाँ जी, हिसाब से नहीं, तार्किक थी, उदारवादी थी, और उस समय की समझदारी थी, के बिल्कुल विरोध में, है ना। तो उसको खत्म करने के लिए कौन लोग उठे, किस पार्टी में गए अंततोगत्वा, और अब उनको किसका संरक्षण प्राप्त है। तो इतिहास इस बात का साक्षी है, ये नकार नहीं सकते। तो ये तो विज्ञान विरोधी है। और मजे की बात है, कहीं मैं पढ़ रहा था कि ट्रंप भी विज्ञान विरोधी है। क्या है कि दो चीज़ों का वो विरोध करता है, एक तो विंड मिल्स का, कि आप अमेरिका में जाओगे ना तो वो पंखे चलते मिलेंगे, उससे बिजली पैदा होती है, एक तो वो उसके खिलाफ है। क्यों जी? वो उसको कहता है कि इससे पर्यावरण खराब हो रहा है और कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसको बंद करो। तो अब कह दिया ना उसने, जितनी भी क्लीन एनर्जी यहाँ से आ रही हैं,
आपके सोलर एनर्जी वगैरह सबसे अलग कर लिया उसने अपने आप को। वो कहता है कि हम वाले अलायंस से भी हाँ हमें पेट्रोल चाहिए, तेल चाहिए। तो जब वो इस नतीजे पे पहुंच गए कि हमें क्लीन एनर्जी नहीं चाहिए, या पर्यावरण हमारी प्राथमिकता नहीं है, या जो सोलर एनर्जी वो हमें नहीं चाहिए, या ये विंड वाली भी नहीं चाहिए, हमें तो पेट्रोल वाली ही चाहिए, तो अब वो पेट्रोल के ठिकाने ढूंढ रहा है जगह जगह, जहाँ मिल रहे हैं वहाँ से उठा रहा है। अब ये एनर्जी के मामले में तो मैं देख रहा था सर, ये राजस्थान है जहाँ सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा के प्रभाव है। वहाँ पे जो किसान है और जो स्थानीय लोगों विरोध करने लगे हैं सर, उन्होंने वहाँ का पूरा इकोसिस्टम बदल दिया है वैसे तो। ये एक देश में भी चल रहा है ये अलग अब वो प्रभावित भी हैं, प्रताड़ित भी हैं, तापमान बढ़ गया जी एकदम से। बिल्कुल वो जानते हैं ना, वो तो धरातल पर रह रहे हैं कि इन चीज़ों की क्या नुकसान है। और जो उनका वृक्ष था खेजड़ी वो लुप्त हो रहा है जी, बिल्कुल उसका कारण वो मानते हैं। खैर चलो, डमरू बजाइए दोस्तों। सर्दी में डमरू बजाने से गर्मी का एहसास होता है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम लगा दिया है देश को, सब डमरू बजाएंगे। डमरू का तो सिलेबस होना चाहिए स्कूलों में, डमरू बजाओ, डपली बजाओ। हाँ तो ये हमारे पुराने मतलब यंत्र हैं संगीत से जुड़े हुए, तो हो सकता है इसको। और भगवान शंकर ने डमरू बजाया था, और डमरू बजा कर उन्होंने तांडव किया था। मेरे ख्याल से भगवान शंकर के बाद में अगर किसी ने डमरू बजाया है तो वो ये नॉन बायोलॉजिकल अब बजाया है ना, हमें भी नहीं पता था। और एक प्रधानमंत्री ने बजाया हो डमरू, हाँ तो कमाल का डमरू बजाते हैं मोदी जी। दोस्तों आपको उनका डमरू की धुन कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताना। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।